आइए बाबू, आज अपना क्लास हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कक्षा 12वीं के गणित गेस पेपर, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप अपने जीवन का कीमती समय 15 से 20 मिनट हमको दे दीजिए। आपको मैं गारंटी दिलाता हूं कि फील करा दूंगा कि वास्तव में बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं और निश्चित रूप से आएगा भी। तो आइए, आज का पहला सवाल जो है हम स्टार्ट करते हैं। बस आपसे विनती इतना ही है कि अपने जीवन का बहुमूल्य समय 15 से 20 मिनट हमको दे दीजिए। जैसा कि आप पहला सवाल बोर्ड पे देख रहे हो। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो लोग पढ़ चुके हैं प्रश्नावली, मैथ के सभी प्रश्नावलियों को कवर कर चुके हैं, वो वीडियो रोक करके और सवाल लगाएंगे खुद से, और अपने आप को वो जो है जांच लेंगे कि हमारी तैयारी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आइए हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रेखाओं x+4/3 इक्वल टू y माइनस 1/5 इक्वल टू z+3/4 और x+1/1 इक्वल टू y माइनस 4/1 इक्वल टू z-5/2 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको ये दो रेखाएं दी गई हैं और ये यानी कि एक रेखा यह है और एक रेखा ये है। तो एक दो रेखाएं हमको दी गई हैं और दोनों रेखाओं के बीच का कोण पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे दी गई रेखाओं का दिक् अनुपात दिक् अनुपात हम लोग इसमें लिखेंगे। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, मैं बिल्कुल सरल भाषा में बताना चाहूंगा कि दिक् अनुपात बाबू जो बटे में लिखा होता है ना, उसी को हम लोग ले लेते हैं, यानी कि मानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बटे में 3 है, तो ये दिक् अनुपात हो गया 3, कामा लगाएंगे। इसके नीचे 5 है, ये हो गया 5, और इसके नीचे 4 है, ये हो गया 4। यानी कि इस रेखा की बात करें तो दिक् अनुपात जो बटे में है वही होगा, यानी कि 3, 4, 5। और इस वाले रेखा की अगर बात करें तो दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, 1 फिर 1 और फिर 2। ठीक है ना, है। यानी कि हमने दिक् अनुपात निकाल लिया। दी गई रेखाओं का दिक् अनुपात 3 और 5, 4, वह 1, 1, 2 है। तो हमसे पूछा क्या है, दोनों रेखाओं के मध्य का कोण पूछा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे यदि दोनों रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो तो फार्मूला हम लगाएंगे cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने दो रेखाओं के मध्य बीच कोण का मैंने फार्मूला लिख दिया। तो अब बाबू दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आप ए बी सी तो लिख दिए, लेकिन ए बी सी है कहाँ। तो ये देखिए बाबू, ये है ए बी सी, यानी कि ये A1 है और ये क्या है B1 है और ये क्या है C1 है। ठीक है ना, और ये क्या है अपना A2 है, ये B2 है और ये C2 है। ठीक है, यानी जो दिक् अनुपात हमने लिख रखा है, तो पहले वाले में 3, 5, 4 जो है A1 B1 C1 है, और दूसरे वाले में 1, 1, 2 है, यानी कि यह वाला एक A2 है, ये वाला B2 है और ये वाला C2 है। तो आइए इसमें जो है हम मान रख देते हैं। ये हो जाएगा अपना cos थीटा बराबर A1 का मान रखिए, तो A1 का मान है 3 गुणे A2 का मान क्या है 1 है, यहाँ देख पा रहे हैं, प्लस B1 का मान रखिए 5 गुणे B2 का मान रखिए तो 1 है, प्लस C1 का मान रखिए 4 और गुणे C2 का मान रखिए 2, और बटे लगाएंगे हम लोग अंडर रूट में A1 का मान क्या है तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर
और उसके बाद से b1 का स्क्वायर, तो b1 जो है अपना 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस c1 का मान रखेंगे, ये 4 है तो यानी कि 4 का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब उसी तरह से जो है इसमें रखेंगे a2 b2 c2 का मान, तो इसमें क्या है a2 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस b2 का मान भी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस c2 का मान 2 है तो यहाँ क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। अब इसी को बाबू हम लोगों को क्या करना है, हल कर लेना है, तो ये लिखेंगे cos थीटा बराबर ऊपर देखिए 3 एक कम 3 प्लस 5 एक कम 5 प्लस 4 दूनी 8 बटे ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 16 का 4 का स्क्वायर 16। फिर एक बार देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और यहाँ प्लस लिखा है जोड़ देंगे तो 9 6 15 5 20 और 3 2 5, यानी कि इसको हल करेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और फिर इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 5 और 1 6, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आई होप कि हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब जो है हम यहाँ देखेंगे ये लिखेंगे cos थीटा बराबर इसको जोड़ेंगे 8 5 13 और 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 और बटे में ये देखिए 50 है ना, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2 यानी 5 5 25 दूनी 50, इस 50 में से 5 जो है बाहर आएगा और रूट में क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा और फिर गुणे और इसको जो है इस 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 को लिख सकते हैं रूट 2 और रूट में 3, क्यों क्योंकि जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो इस रूट 6 को जो है हम रूट 2 इंटू रूट 3 और रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं तो रूट 50 को 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसका जोड़ा है 5 बाहर टूट क्या जाएगा और इसका जोड़ा नहीं है तो अंदर आ जाएगा, यानी कि रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2 लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ लिख दिया 5 रूट 2, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे ये हो जाएगा अपना cos थीटा बराबर ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे क्या हो जाएगा रूट 2 और रूट 2, यानी कि करड़ी में 2 और करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर से देखिए करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 का गुणा इस 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा रूट में क्या 3, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 16 रूट में 3 और 10 रूट 3 है ये है, तो ऊपर हम जो है करड़ी में 3 से गुणा किए हैं तो नीचे भी करड़ी में 3 से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, तभी तो ये कट के फिर यही आएगा। अब यहाँ काटेंगे 2 से यह कटेगा 8 बारी, ये कटेगा 5 बारी, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 8 करड़ी में 3 और बटे यहाँ देखेंगे करड़ी में 3 है ये भी और करड़ी में 3 ये भी है, करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 का गुणा इस 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा। आई होप कि हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा अपना इस चीज को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये काश गुणे में उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये थीटा का मान निकल जाएगा, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा बराबर अपना हो जाएगा काश इनवर्स 8 रूट में 3 और बटे में 15, ये हो जाएगा आज के अपने पहले सवाल का आंसर। तो सवाल में समय तो लगा है लेकिन समझाना भी पड़ा है, तो आप इसको खूब अच्छे तरीके से एक बार और देखिएगा, समझ में नहीं आया होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे। तो आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए काश को हम उधर कर देंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा काश इनवर्स 8 करड़ी में 3 बटे 15 और वही चीज हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आज के अपने पहले सवाल का आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।
स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो बाबू ये आज का अपना दूसरा सवाल है। वीडियो रोकिए और इस सवाल को बनाने का पहले आप प्रयास करिए, ठीक है। अगर नहीं बन पा रहा है तो हम तो है ही। आइए देखते हैं इस सवाल को। आज का दूसरा सवाल हल करेंगे हम लोग। बहुत मासूम सा सवाल है बाबू, ऐसे ही बोर्ड परीक्षाओं में सवाल आते हैं, आसान आसान बिल्कुल, लेकिन हमको लगता है कि ये सवाल बहुत ही क्या है, कठिन है और हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो आज से ऐसे ऐसे सवाल आप लोग बहुत सरलता से करेंगे। बस कुछ नहीं करना बाबू, इसी 5 को तोड़ दीजिए, ठीक है ना। लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x, 5 को लिखिए +1 + 4 और यहाँ लगाइए dx। देखिए इस 5 को जो है हमने लिख दिया +1 + 4, यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। हमने कुछ नहीं किया, यानी कि और इसको एक साथ ले लीजिए। तो देखिए a² + 2ab, यानी कि अगर 1 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ मैं समझा दूं पहले आपको, x² + 2x + 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर करिए, चाहे 1000 गाज चढ़ाइए, 1 लाख गाज चढ़ाइए, उसका वैल्यू सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो a² + b² और बीच में देखिए 2ab, यानी कि अगर हम पूरे 1 कर दें तो ये देखिए 2a, a की जगह पे x और b की जगह पे 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर। आप बारे में पढ़ रहे हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें तो आपको आती होगी, ठीक है। तो इस चीज को देखकर हमको क्या पता चलता है भाई, कि यह जो है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और ये +4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर ये यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना x + 1 = t। अब x का अवकलन करेंगे तो dx हो जाएगा, और a का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और t का dt। ये अपना जो dx है आप देखें कि ये किसके बराबर हो गया है, dt के, यानी कि dx = dt। इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x + 1। x + 1 को क्या माने हम, t माने हैं, तो t रखिए, तो t हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया t, और इस पर स्क्वायर लगा था, आप स्क्वायर लगा दीजिए, और प्लस 2 का स्क्वायर तो है ही, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, और dx किसके बराबर, dt के, तो यहाँ आप रख दीजिए dt। अब अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो ये फार्मूला बन गया है, और ये किसका फार्मूला बन गया, तो यहाँ आपको एक फार्मूला याद होगा, 1/x² + a² dx = 1/2 tan 1 x/a + c। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए इस फार्मूला, इस सवाल के लिए। तो x के जगह पे t दिया है और a के जगह पे 2 दिया है। फिर देखिए x के जगह पे t और 2 के जगह पे a के जगह पे 2 दे रखा है, तो बस यही वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 लिखिए tan 1, ये हो जाएगा tan 1 x/a है, तो x के जगह पे क्या है, t है, तो यहाँ रखिए t, अब बटे a है फार्मूला में, और यहाँ a की जगह पे क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 रखिए और प्लस c, ये हो जाएगा 1/2, और ये tan 1 t का मान रखिए। तो t किसको माने थे, x + 1 को, तो t की जगह पे रखेंगे x + 1 और बटे में क्या है 2, और ये लगा देंगे कांस्टेंट एक c। ये हो जाएगा आज के अपने दूसरे सवाल का आंसर। तो देखें कितना आसान सवाल है, और परीक्षा में हमको यही सवाल टफ लगते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। तो आइए अपना तीसरा सवाल देखते हैं। ये जो सवाल आप देख रहे हैं बाबू, ये ब्रह्मास्त्र है। जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र एक बार छोड़ दिया जाए तो खाली नहीं जाता है, उसी तरह से ये हर बोर्ड परीक्षा में टपकने वाला सवाल है, और 2 नंबर हर साल फिक्स रहता है कि ये 2 नंबर दे के ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इकलौता सवाल है त्रिकोणमिति का, इनवर्स त्रिकोणमिति का, जो इसको आना ही आना है। तो आइए जो है इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे 2022 के लिए भी। तो बहुत प्यारा सा सवाल है, लिखेंगे 2, या फिर ऐसे डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लेंगे, माना 2 tan 1 √b/a = a हम मान लेते हैं, ठीक है। अब ये गुणे में है, बराबर उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट में b बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई 2, क्योंकि ये गुणे में है बराबर उधर जाएगा तो बटे में। अब ये इनवर्स में है ना, तो ये इनवर्स में तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट b बाई ए इज इक्वल टू tan a बाई 2। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का भाई जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर a बाई 2। अब बराबर इधर जब वर्ग करेंगे तो अंश और हर से काटी समाप्त हो जाएगी, यानी कि b बाई a हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे, वर्ग का मतलब जो स्क्वायर चढ़ाएंगे, तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर a बाई 2, तो हमने लिख दिया tan स्क्वायर a बाई 2। इधर वर्ग चढ़ाएंगे तो स्क्वायर से काटी समाप्त हो जाएगी, यानी कि b बाई a हो जाएगा। अब यहीं तक हम इसको छोड़ देते हैं। अब लिखेंगे चूंकि हमको कास लाना है ना, तो कास ए बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, कास ए बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। क्या आप ऐसा फार्मूला पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में? नहीं पढ़े हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा एक फार्मूला है, कास ए बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अब जो है इसको आगे जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे, इसलिए cos a बराबर 1 माइनस अब देखिए tan स्क्वायर a बाई 2, tan स्क्वायर a बाई 2 किसके बराबर है भाई? तो b बाई a के बराबर है। इसको देखिए ध्यान से, इस वाले को tan स्क्वायर a बाई 2 किसके बराबर? b बाई a के बराबर है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? b बाई a रखेंगे। अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, तो tan स्क्वायर a बाई 2 किसके बराबर? b बाई a के बराबर। यहाँ भी रखेंगे b बाई a। आई होप कि हमारी बात समझ में आ रही होगी। इसी को बाबू हल कर लीजिए, ये हो जाएगा cos a बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो a कम a और माइनस ऊपर b और पूरे बटे a। वही काम नीचे भी, a का गुणा एक में करिए तो a कम a और प्लस यहाँ b और पूरे के बटे क्या हो जाएगा a, बटे के a से बटे का a कैंसिल हो जाएगा, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस b बटे a प्लस b। अब काश को उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? काश इनवर्स a माइनस b बटे a प्लस b। काश को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, बाकी हमने वैसे लिख लिया। देखिए आ गया है कि नहीं आ गया? आ गया ना बिल्कुल। a का मान रख दीजिए, तो a किसके बराबर माने थे? इसके बराबर माने थे, तो a का मान जब रखेंगे यहाँ पे a का मान इसको उठा रख दीजिए, 2 tan इनवर्स रूट में b बाई a इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स a माइनस b बटे a प्लस b। और इसी को हमको बाबू प्रूफ करना था, लिखेंगे प्रूफ। आई होप कि ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। ये सेट में सवाल बहुत इजी था, इसको भी बता देना जरूरी था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़ते हैं, बस यूट्यूब पे कभी कभार वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी आप ट्राई करिए, देखिए कैसे हल करेंगे। कर x का मान ज्ञात कीजिए, यदि 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। ये जो है सारणिक का सवाल है, तो सारणिक के सवाल में हम कुछ नहीं करते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, तो 2 एक कम 2, और जब इसका इसमें करते हैं तो माइनस लगाते हैं और 5 को 20 बराबर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब मैं इसको मिटा दूं, समझ गए होंगे आप। इसका इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस इसका 6 चौक को 24। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, और ये माइनस में है बराबर किधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर देखिए माइनस 20 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 18, ये माइनस 24 से बराबर किधर आएगा प्लस 24, और इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर। प्लस 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 तिहाई 6। x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3। जब इसका वर्गमूल लेंगे
ये अपन स्क्वायर से तो करनी समाप्त कर लेगा, लेकिन इस पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये जगह प्लस माइनस रूट में 3। देखिए ये प्लस माइनस कहाँ से आया, तो प्लस माइनस जब किसी संख्या को स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में रहता है तभी प्लस ही वैल्यू आता है, और माइनस में रहता है तभी वो क्या आता है, प्लस हो जाता है स्क्वायर करने से। तो ये हो जाएगा, वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस लगा लेते हैं। तो इधर स्क्वायर था, करनी समाप्त हो गया है, इसका कोई स्क्वायर नहीं था तो प्लस माइनस रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आज का चौथा सवाल। ठीक है, तो आइए जो है अपना पांचवा सवाल देखते हैं। और पांचवा सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी प्लस 2c और फिर a b फिर c b प्लस c प्लस 2a फिर b c a c प्लस a प्लस 2b बराबर 2 इंटू 1 a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ये सारणी का सवाल है और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी हम लोग लगाएंगे बहुत ही प्यार से। ठीक है, तो हम हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और ये है a प्लस बी प्लस 2c और ये c। ये वाला जो लिखा है ना इसको हम लोग c1 बोलते हैं, आई भाषा में जिसको स्तंभ बोलते हैं। और फिर ये जो है इसको भी लिखेंगे a b प्लस c प्लस 2a और नीचे लिखेंगे a, और फिर यहाँ इसको लिखेंगे b फिर c प्लस a प्लस 2b। यानी कि ये हो गया अपना, इस वाले को हम C1 कहते हैं, इस वाले को हम C2 कहते हैं और इस वाले को हम लोग C3 कहते हैं। तो थोड़े से ज्ञान के लिए मैंने बता दिया कि ये वाला जो स्तंभ है इसको C1 बोलते हैं, बीच वाले को C2 बोलते हैं और इसको जो है C3 बोलते हैं। क्योंकि हम लोग परीक्षा के लिए पेपर को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम लोग जो है प्रश्नावली की तरह पूरा विस्तार से यहाँ नहीं समझ सकते। ठीक है ना, और ऐसे मैं बता दूं, ऐसे जो लिखा होता है उसको रो बोलते हैं। ठीक है ना, तो रो का मतलब होता है क्या, पंक्ति जिसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पंक्ति। तो ऐसे लिखा होता है उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, और ये खंबे मॉडल जो होता है उसको स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ का मतलब खंबा होता है। तो ऐसे जो सीधा सीधा लिखा होगा उसको हम लोग स्तंभ बोलेंगे, और जो ऐसे लिखा होगा उसको हम बोलेंगे रो यानी कि पंक्ति बोलेंगे। तो बस ये उन शब्दों में, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं गंवार शब्दों में जो है बस इसको समझाना था। जो बच्चे पढ़े हैं इस चीज को उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे C1 में C2 व C3 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए इसको भाई। ये हो गया C1 C2 C3, इन दोनों को उठा के इसमें लाके जोड़ दीजिए। तो देखिए एक a यानी कि हो जाएगा 2a, फिर यहाँ b है, फिर यहाँ b है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ 2c दिया ही है, ये हो जाएगा 2c। फिर इनको ला करके इसको जोड़ेंगे, इसको लाकर इसमें जोड़ेंगे तो 2a तो दिया ही है, तो 2a रख लीजिए, प्लस b यहाँ है, b यहाँ है, ये हो जाएगा 2b प्लस एक सी जोड़ेंगे तो 2c। अब इन दोनों को फिर उठा कर इसमें जोड़िए, तो देखिए इसमें a और a यानी कि जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b ऑलरेडी दिया हुआ है, अब प्लस c और ये वाला c, ये भी हो जाएगा 2c। अब इसको लिख लीजिए a b प्लस c प्लस 2a और यहाँ a, फिर इसको लिख लीजिए b और फिर इसको c प्लस a प्लस 2b। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हम लोग आगे। आइए देखिए, अब यहाँ भी दो यानी कि इस टर्म में देखें पूरे जगह दो दिख रहा है, 2 सब में से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 हम लोग कॉमन करेंगे तो ऊपर से a प्लस b प्लस c बचेगा, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c बचेगा। नीचे यानी कि इस वाले पद में भी देखें तो दो है, यहाँ से भी बाहर करेंगे तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा, और इस लास्ट वाले में भी देखेंगे 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा। और इस चीज को लिख लेंगे a और b प्लस c प्लस 2a और फिर इसको लिखेंगे a। अब इस चीज को उतार लेंगे b और c प्लस a प्लस 2b। ठीक है,
तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, क्योंकि ये सवाल बड़ा है और थोड़ा सा समय लगेगा 2-4 मिनट। अब देखिए क्या करेंगे, ये क्या है अपना, ये जो है C1 है ना, तो लिखेंगे C1 से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, इसको कॉमन कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, तो 2a प्लस बी प्लस सी हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ भी क्या बचा 1, यहाँ भी क्या बचा 1। अब इसको लिखेंगे a b प्लस सी प्लस 2a और यहाँ a, अब यहाँ क्या हो जाएगा b b c प्लस a प्लस 2b, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, किसी दो ठो को जीरो बना लीजिए। तो कैसे जीरो बनाएंगे इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो क्या करिए, इसको लाकर इसमें घटा दीजिए, फिर जो है इसी को इसमें घटा लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग आराम से इसको कर पाएंगे। तो लिखेंगे अब R2 इन R2 माइनस R1 तथा R3 इन R3 माइनस R1 से। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि R2 में जो है R1 को ला करके घटा दीजिए, और इसका मतलब हुआ कि R3 में R1 को ला करके घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा अपना 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इसको ऊपर, इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि ये R1 है, इसको ऐसे लिख लेंगे 1a और यहाँ b। अब ये आके R2 में, ये चूंकि अपना ये जो है R1 है, ये अपना R2 है और ये अपना R3 है, तो R1 को R2 मिलाइए, तो एक में से घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें से लाके घटाएंगे तो यहाँ देखिए 2a है ना, तो एक a निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा a प्लस फिर यहाँ b और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा c, क्योंकि 2a था, ये आगे घटेगा तो एक a कम हो जाएगा तो केवल a बचेगा, और ये आगे इसमें से घटेगा तो b में से b घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर R3 है ये, तो ये R3 में R1 को फिर लाइए, एक में से एक आ घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से a और यहाँ a, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ b है और यहाँ क्या है 2b है, तो हम सिस्टम से लिख देते हैं, पहले a लिख देते हैं, a के बाद क्या आता है b आता है, तो यहाँ 2b में से यह एक b घटेगा, एक b बच जाएगा और ये वाला प्लस का c। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए, अब चूंकि सवाल हम लोग का बिल्कुल आसान हो चुका है, अब लिखेंगे हम लोग ये दो कॉलम, इसमें देखिए दो तत्व जो है या दो अवयव 0 हो चुके हैं ना, तो C1 और ये C2 और ये C3, तो या तो इसको लेके चलिए या तो इसको, क्योंकि सुविधा होती है किधर से चलना, जिधर से ज्यादा शून्य मिलते हैं। इसमें देखिए 2 शून्य हैं, तो इसी को लेके चलिए, यानी कि C1, यानी कि लिखेंगे C1 से विस्तार करने पर। तो C1 से हम विस्तार करेंगे तो ये तो जो लाइन इसको लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब इससे विस्तार करेंगे तो यह क्या है 1 है, तो 1 लिखिए इंटू, जब इसको लेके विस्तार करेंगे तो इसका ये वाला लाइन छोड़ देंगे और इसके नीचे वाला लाइन छोड़ देंगे, तो बचा क्या ये और ये बचा ना। तो जो चीज यह है बाबू वही चीज ये भी है, तो इसका पूरा जब हम इसमें करेंगे तो जो चीज यह है वही चीज ये भी है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि एक बार ये है एक घात, एक बार यह है एक घात, तो एक घात और एक घात एक ही चीज है ना, दूसरा इस पर रख दीजिए तो 2 घात हो जाएगा। और 0 का 0 में गुणा करेंगे तो -0 ही होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, एक का इसमें गुणा करिए या माइनस घटाइए 0 घटाइए, कौन अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही वाला बच जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए जो चीज है वही चीज ये भी है, तो इस पर हम एक घात समझ सकते हैं ना, तो गुणा करेंगे तो उठा के रखो, ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 3, और यही तो हमको लाना था। बिल्कुल ही आसान सवाल था, बस क्या था बड़ा था लिखना था,
इसीलिए समय लग गया, समझाना भी था, लेकिन सवाल तो बिल्कुल गोबर गणेश वाला था, ठीक है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, 3 नंबर ये परीक्षा में सवाल दिलवा देता है। तो आप अच्छे तरीके से सवाल को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। तो आइए आज का फिर 6वां सवाल देखेंगे। कह रहा है कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु 1, 2 पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता का मतलब ढाल ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग हल करेंगे। तो वक्र दे रखा है, क्या वक्र दिया है y स्क्वायर बराबर 4x। दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम अवकलन करेंगे बाबू तो ये 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2i हो जाएगा। और फिर y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx। आई होप कि इतना छोटा तो अवकलन आपको आता ही होगा। यानी कि y स्क्वायर का अवकलन 2y dy/dx, और फिर यह 4 into x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। ये पूरे है x का अवकलन 1, क्योंकि इस पर एक घात है। ये हो जाएगा dy/dx बराबर 4 एकम 4, और ये 2y गुणे में है, बराबर उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। आई बात समझ में, ये 2y किसमें गुणे में, बराबर उधर भेज देंगे तो बटे में। ये जो है निपट जाएगा कब बार, 2 दूनी 4 बार, यानी कि 2 बारी में। यानी कि dy/dx क्या आ जाएगा, 2 बटे y। लेकिन सवाल में कहा है कि बिंदु 1, 2 पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग निकाल लेते हैं। इसलिए बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता का मतलब क्या, ढाल। किससे लिखते हैं प्रवणता को, यम से लिखते हैं। यम बराबर क्या होता है भाई, dy/dx। कौन सी बिंदु पे, 1, 2 पे, तो 1, 2 इसी बिंदु पे तो निकालना है हमको। तो dy/dx कितना है, dy/dx है 2 बटे y, 2 बटे y। और देखिए ये है अपना x1 और ये क्या है अपना y1। तो y की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। dy/dx का मान क्या है, 2 बटे y है, 2 बटे y। लेकिन ये बिंदु जो है, पहला जो है x1 यानी कि भुज है, और दूसरा कोटि है यानी कि y1 है। तो y की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ क्या रख देंगे, 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। यानी कि बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी कितनी होगी, 1। ये ढाल आ गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए हम लोग 7वां सवाल देखेंगे। ये कह रहा है कि कारण सहित बताइए कि f सच दैट r टेंड्स टू r, यानी कि f जो है इस प्रकार है कि r का ही fx बराबर log x फलन है अथवा नहीं है। यानी कि ये जो दे रखा है ये फलन है कि नहीं, f सच दैट r टेंड्स टू r पर। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, हम लोग चेक कर लेते हैं 0 पे। आई बात सुन में, तो लिखेंगे यदि 0 जो है अपना वो बिलोंग कर रहा है r से। अगर 0 अपना r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि तत्व है, r का तत्व है 0। आई बात समझ में। तथा ये क्या दे रखा है, f x है ना, तो x को क्या लिए 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो बराबर ये हो जाएगा log x है, तो फिर इसको x को क्या रखेंगे 0। जब यहाँ हम 0 रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x का मान जब 0 रखेंगे तो यहाँ भी तो x है, तो यहाँ भी तो हमको 0 रखना पड़ेगा। तो ये log 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि log 0 का मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। आई बात समझ में। तब हम कह सकते हैं ये जो 0 है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, r से। यानी कि ये जो 0 है वो r का तत्व नहीं है, यानी कि ये इनफाइनाइट के बारे में हम बोल सकते हैं। सॉरी, इनफाइनाइट जो है ये बिलोंग नहीं करेगा किससे, r से। ये इसका एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसलिए f such that r tends to r, fx बराबर log x फलन
नहीं है, फलन फलन नहीं है। आई बात समझ में? हमने इसको कैसे हल किया, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। हम जीरो पे देख लेंगे कि जीरो जो है इस आर का एलिमेंट है, तो हम x के जगह पे जीरो रखेंगे दोनों तरफ, लेकिन log x का मान क्या हो जाएगा, सॉरी log जीरो का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट जो है वो r का तत्व नहीं है। जब r का तत्व है ही नहीं तो f जो है f सच दैट r टेंड्स टू r, जो फलन दे रखा है f बराबर log x, वो फलन है ही नहीं। ठीक है, तो आइए बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। ये सवाल देखिए 8 नंबर सवाल, बहुत ही लाजवाब सवाल है। कह रहा कि यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, r कोई रियल नंबर है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन f सच दैट r बिलोंग्स टू r, fx बराबर e की पावर x, x बिलोंग्स टू r एकाकी फलन है। आई बात समझ में? यानी कि x जो है वो r का तत्व है, तब जो है वह क्या है, एकाकी फलन है। तो एकाकी फलन के लिए हम लोग बस x1 बराबर क्या दिखा दें, x2 दिखा दें, तो हम कह देंगे कि वो एकाकी है। तो आइए देखिए हम लोग कैसे इसको एकाकी दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे माना डोमेन R के कोई दो अवयव कौन है, x1 व x2 है। डोमेन R के कोई दो हमने अवयव मान लिया, x1 और x2। ठीक है, ये जो फलन fx दिया हुआ है, ये क्या लिखेंगे हम, f(x1) लिखेंगे। ठीक है ना, केवल x था, x1 लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर है ना, ये इसके f(x2) के। ठीक है, हम मान लिए कि जो डोमेन R है कि कोई दो अवयव है, x1 है और एक तो x2 है, तो फलन जो होगा f(x1) बराबर f(x2), यानी कि एक बार इसकी जगह पे x1 रखेंगे वो भी e के पावर x के बराबर, और एक बार f(x2) रखेंगे वो भी e के पावर x के बराबर। तो हमने इसको बराबर कर दिया, f(x1) बराबर f(x2). अब बताइए f(x1) का मान क्या दिया है, e के पावर x दिया है, तो f(x) के जगह क्या लिखेंगे, e के पावर x, लेकिन यहाँ 1 है तो यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बराबर fx का मान क्या है, e की पावर x, यहाँ भी e की पावर x लिखेंगे, लेकिन यहाँ x2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर log लीजिएगा तो ये जो log e के पावर x1, अब बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, log e के पावर x2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, log m पे n घात, तो log m पे n घात रहता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, n log m, ये आगे आ जाएगा, x1 log e हो जाएगा। ठीक है ना, log m पे पावर n, तो log m पे पावर n क्या होता है, n log m बराबर, वही काम यहाँ भी log m के पावर n, तो n आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log e। तो यहाँ कुछ नहीं दिया रहता है, log बेस e मानते हैं, और जब log e और बेस e रहे तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो गया, 1, और 1 का गुणा x1 में करेंगे तो x1 कम x1, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x2 कम x2। तो देखिए x1 बराबर x2 हम लोग बहुत आसानी से प्रूफ कर दिए। ये 2 नंबर का सवाल है, बहुत ही लाजवाब है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन इतना 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 एकाकी फलन है। कितना कितना कितना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़े। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है अतः फलन f such that r belongs to r, कामा लगाएंगे fx बराबर e के पावर x, कामा x belongs to r क्या है, एकाकी फलन है, यानी कि 1 1 है। ये आई बात समझ में? तो हम चूंकि अपने बोर्ड परीक्षा के लिए पेपर हल कर रहे हैं ना, इसलिए इसको मैं पूरा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। जब हम लोग प्रश्नावली कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, तो इसको अब हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपका एग्जाम नज़दीक है तो आपको ऐसे ही
पूरा फास्ट तरीके से बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बाबू, तब तक अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए।